बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। इंडिया ने चौथा टेस्ट मैच जीत लिया और अगर हम ये फाइनल स्कोर देखें तो ऐसा लगता है कि अरे इंडिया ने तो 5 विकेट से इंग्लैंड को हरा दिया, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 192 रन ही बनाने थे। लेकिन जिसने भी मैच देखा है उसको समझ में आया होगा कि ये उतना आसान काम नहीं था। और वैसे भी हमको तो पता है कि हमारी टीम क्या करने वाली है। ये सुबह जब खेलने आए तब इनको 152 रन बनाने थे, वो 10 विकेट पूरे इनके हाथ में थे। और उसके बाद इन्होंने शुरुआत भी अच्छी की। शुरुआत अच्छी से मतलब है कि फिर से इन्होंने कल जो 40 रन जोड़े थे उसके ऊपर 40 रन और जोड़े, लेकिन उसके बाद 84 रन पे पहला विकेट आउट हो गया इनका यशस्वी जायसवाल। और वो बेन स्टोक्स ने क्या किया? बेन स्टोक्स ने वही किया जो हमेशा करता है, वो जो रूट को उसने बॉलिंग दे दी और अच्छा खासा खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने खड़े खड़े अपनी जगह से शॉट मार दिया। ये लोग, अब यशस्वी जायसवाल को तो खैर क्या दोष दिया जाए, लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूं कि कप्तान रोहित शर्मा जब वहां पे उसके साथ खेल रहा था तो उसको बोलना चाहिए था कि भैया ये हमें किसी भी हालत में रिस्क नहीं लेनी है। यशस्वी जायसवाल जैसा भी अगर बैट्समैन अगर ऐसा शॉट मार दे, जबकि वो काफी सोच समझ के खेलता है, इसने पूरी सीरीज में एक वही तो है जिसने रन बनाए हैं कंसिस्टेंटली, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। हालांकि इनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये मैच देखने में बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन जिस तरह से हमने बाद में देखा कि 120 रन पे इनके 5 विकेट हो गए थे, कुछ भी हो सकता था। वो उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 84 रन पे जब जायसवाल आउट हुआ उसके बाद शुभमन गिल और रोहित शर्मा, मुझे लग रहा था कि ये लोग लंबा खेल के ले जाएंगे, लेकिन यहां तो रोहित शर्मा ने अपना खुद ही जलवा दिखा दिया। वो क्या दूसरों को समझाएगा, वो खुद ही ऐसे काम कर देता है। इसीलिए मुझे ऐसे कभी भरोसा नहीं होता। आज से 25-30 साल 40 साल पहले का क्रिकेट देखने के हम लोग आदी हैं और हम लोगों ने उस टाइम ये मैचेस देखे हुए हैं जब इस तरह का टारगेट अगर होता ना तो इंडियन टीम आराम से 6-7 विकेट से बहुत आराम से जीत जाती, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि उस टाइम बैट्समैन खेलते थे ऐसा, उन लोगों को ये ना तो स्पिनर्स का डर होता था ना फास्ट बॉलर्स का डर होता था। उनकी टेक्निक्स ऐसी हुआ करती थी और टेम्परामेंट खास तौर पे। अब आजकल के तो ये जो बच्चे हैं तो इनको तो ग्लोरी शॉट मारने की भी आदत होती है, और फिर दूसरी बात ये है कि लंबा क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। T20 और वनडे मैचेस ज्यादा खेलते हैं, तो इस वजह से इन लोगों को ये लगता है कि अरे यार जहां प्रेशर में है तो वहां घुमाओ एक और लंबा मार दो और बस सब कुछ सेट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हालांकि आज शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बैटिंग की, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीट नहीं हुआ। देखिए बैट्समैन रन बनाते हैं, बहुत सारे रन बनाते हैं, लेकिन किसी को 1 लाइफ मिल गई, 2 लाइफ, 3 लाइफ, या फिर कहीं मारा कहीं गया शॉट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, लेकिन कहीं कोई कतरन निकल गई बल्ले से तो चौका हो गया, या कभी कोई किसी से कैच छूट गया तो हो गया। इस तरह की बैटिंग देखने में भी मजा नहीं आता है। तो वो जो बैटिंग आज शुभमन गिल ने की है वो बड़ी कॉन्फिडेंटली की, बहुत समझदारी से की, और आज सबसे बड़ी बात उसने वो किया जो मैं आपको पिछली पारी में भी जब इसने बैटिंग की थी ना, और मैं ये पूरी टीम के बल्लेबाजों से कह रहा हूं कि आप लोग स्पिनर्स को विकेट के अंदर घुस के मत खेलो। अब ये तो खैर हमारा वीडियो थोड़ी उन तक पहुंचता है, लेकिन पता नहीं बेटर सेंस प्रिवेल्ड और इन लोगों को शायद किसी ने बोला। तो आज आपने अगर देखा हो मैच तो शुभमन गिल ने काफी स्टेप आउट करके खेला, और खासतौर पे बशीर को, शोएब बशीर की अगर हम बात करें तो शोएब बशीर ने क्या किया। हमारे ये जो चिरकुट चंद्रन है इसने 5 विकेट लिए, लेकिन इसमें बल्लेबाजों की ज्यादा गलती थी, और बाकी तो फिर पिच ने अपना कमाल दिखाया ऊपर नीचे बॉल होती हुई। लेकिन शोएब बशीर की बॉल आप देखिए कोई भी ऊपर नीचे नहीं हुई, उसका काम बिल्कुल नाथन लॉयन की तरह, वो बस एक ही टप्पे पे बॉल फेंकता रहता है, वहीं से अंदर आती है बॉल, और वो बड़ी नेगिंग टाइप की लेंथ होती है। बैट्समैन को समझ में नहीं आता है कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। ऐसे में शुभमन गिल ने जिस तरह से बैटिंग की है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीका था उसको खेलने का। आगे स्टेप आउट करके बॉल की पिच तक पहुंचो आप, और उसके बाद आप खेलो। अगर इसको ही आप विकेट में रह के खेलने लगोगे तो मुसीबत हो जाएगी, जैसा कि सरफराज को पता चला, और अपने बेचारे पाटीदार की तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, उसकी तो सीरीज ही बर्बाद हो गई। और उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, वो भी क्रीज में घुस घुस के खेलता रहा, जबकि ये स्पिन अच्छा खेल लेता है, मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन वही क्रीज में घुस के
और जबकि उसको मालूम होना चाहिए था ये तो भैया तेरे अब ये टेस्ट करियर की आखिरी पारी हो सकती है, ऐसे में तो कुछ तो करना चाहिए यार। और जबकि आप देख रहे हो कि शुभमन गिल किस तरह से उस बैट्समैन बॉलर को खेल रहा है, वो पाटीदार और सरफराज की तो बारी बाद में आएगी, पहले तो जडेजा जडेजा ने ऐसी बेवकूफी का गेम खेला है आज। पहले तो इसका अगर आप लोगों ने देखा हो, पहली 16 बॉलों के ऊपर इसने सिर्फ 2 रन बनाए थे। मतलब शुभमन गिल और जडेजा ने रजत पाटीदार के आउट होने के बाद जब ये जडेजा आया बैटिंग करने, रजत पाटीदार 100 रन के स्कोर पे आउट हुआ और उसके बाद रविंद्र जडेजा और गिल ने 12 ओवरों में भी 19 रन बनाए। बताइए, जब जडेजा आउट हुआ तो उस टाइम 38.1 ओवर में 120 रन का स्कोर था और रजत पाटीदार 100 पे आउट हुआ था। 12 ओवरों में इन्होंने 20 रन। अब इतने बॉक डाउन हो जाओगे आप तो फिर तो यही होगा ना, आप अगर वहां खड़े भी रहे, आपने 50 ओवर भी खेल लिए लेकिन रन नहीं बनाए, तो कोई भी एक बॉल आएगी जिसपे आप आउट हो जाओगे और पता चला कि मैच तो कहीं गया ही नहीं। तो ये जडेजा को सोचना चाहिए था। इससे तो अच्छा तू पहली पारी में खेला था भैया, जहां तूने 2 बॉल पे 2 छक्के मार दिए, उसके बाद तू आउट हो गया। अब आज करना था तो आज करनी चाहिए थी वो कोशिश। इतना ज्यादा घुस के खेलता रहा, फिर वो एक बॉल पे आउट हो गया और अगली ही बॉल पे वो सरफराज बेचारा आउट हो गया। अब सरफराज का तो खैर क्या किया जा सकता है, बैड लक ही समझिए आप इसको, क्योंकि उसको तो ना तो पिच का अंदाजा है ना कुछ है। अब ऐसे विकेट पे क्या हो जाता है, जब जो बैट्समैन सेट है फिर उनको क्रीज छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात रोहित शर्मा को समझनी चाहिए थी, ये बात उसे जायसवाल को समझानी चाहिए थी, लेकिन वो तो खुद ही आउट होके चला गया। ऐसे में जब नया बैट्समैन आता है तो फिर तो बहुत बड़ा टेंशन का काम हो जाता है। 120 रन पे जहां 5 विकेट हो गए थे तो हमको तो लगा कि बस ये तो गया मैच हाथ से, लेकिन ध्रुव जोरेल ने फिर वही क्या गजब की बैटिंग की उसने। एक तो उसका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, उसे कोई टेंशन नहीं है, वो बॉल को मेरिट पे खेलता है, बॉल को जिस डायरेक्शन में खेलना चाहिए उस डायरेक्शन में खेलता है, प्रॉपर शॉट्स खेलता है। दूसरी बात, उसको बिल्कुल नर्वसनेस नजर नहीं आती। आप अगर नर्वस हो भी तो चेहरे से कम नजर नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ तो बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, वो इंक्लूडिंग हमारे रोहित शर्मा। हमको समझ में आ जाता है कि टेंशन में है बहुत। तो ऐसा ही काम है इनका। 120 रन पे 5 विकेट हो गए थे। आप देखिए कि ठीक है, मैंने मान लिया कि पीछे अश्विन है, अश्विन ऐसे मामले में बैटिंग अच्छी कर लेता है, मतलब उसको विकेट रोकने का बोल दो आप तो वो हम पहले कई बार देख चुके हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, सिडनी टेस्ट जो इसने हनुमा विहारी के साथ बचाया था, या फिर हमने देखा बांग्लादेश में इसने वो मंगूलाल अय्यर के साथ इसने एक टेस्ट मैच बचाया क्या बल्कि जीता था। लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है इस तरह के विकेट के ऊपर। नए बैट्समैन के सामने कुछ भी हो सकता है। फिर जब नया बैट्समैन आता है ना तो फिर सारी बदकिस्मती भी अपने साथ आती है। वो कोई बॉल सुर्रा हो जाएगी, कोई बॉल अचानक उछल जाएगी, तो नए बैट्समैन को ये सब एडजस्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए इस तरह के विकेट के ऊपर जिसने भी थोड़े बहुत रन बना लिए हैं उसका फर्ज है कि भाई टेके रहो, अब आप किसी भी तरह से टेके रहो। 120 रन पे 5 विकेट के बाद अगर गेल और जुरेल आउट हो गए होते तो फिर तो क्या बचा था, फिर कुछ चांस ही नहीं था। लेकिन क्या है कि मुझे फिर भी ये भरोसा था कि इन दोनों में से कोई एक बैट्समैन अगर टिका रहेगा तो पीछे अश्विन और कुलदीप यादव, ये जो रिसेंटली कुलदीप यादव ने अपनी बैटिंग को इंप्रूव किया है, उससे मुझे लग रहा था कि ये मैच इंडिया के फेवर में जा सकता है। लेकिन यहां तो ध्रुव जुरेल और शुभमन गिल ने ही कर दिया काम। चलिए, कुल मिला के मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। मैच में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए और क्रेडिट इंग्लैंड को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के साथ इन लोगों ने जबरदस्त इंडिया को बहुत ही जबरदस्त चैलेंज किया है। वो बात अलग है कि ठीक है, इंडिया की भी कोई फुल फ्लेज्ड 11 नहीं है। अब इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि नहीं है और जो अगर फिट होते तो डेफिनेटली टीम में होते, जिसमें विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह तो घर रेस्ट किया है उसको, केएल राहुल, मोहम्मद शमी। तो ये जो बैट्समैन है, जो बॉलर्स हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो इंडिया की टीम भी डिप्लीटेड ही मानी जाएगी और यंगस्टर्स के साथ इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कुल मिला के ये क्रेडिट तो रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा है और इंडिया के लिए भी, कि अभी इन लोगों ने 3-1 से सीरीज में बढ़त ले ली है। सीरीज तो जीत ही ली है। खैर, अब अगले मैच में क्या होगा, अगले मैच में फिर से 10 दिन का टाइम है। धर्मशाला में सुन रहे हैं कि अभी तो स्नोफॉल हो रहा है और जो प्रिडिक्टेड क्लाइमेट है वो ये है कि 7 तारीख को भी वहां कभी 4-5 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है।
तो ये जो टेम्परेचर है ये इंग्लैंड को तो बहुत सूट करेगा। इंग्लैंड की टीम तो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो तो इस तरह के टेम्परेचर में खेलने के आदी है। हमारे प्लेयर्स की हालत खराब हो सकती है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर केएल राहुल ठीक हो गया तो मुझे लगता है रजत पाटीदार का तो पत्ता साफ है, वो उसकी जगह सीधे सीधे केएल राहुल आता है। अगर मान लीजिए केएल राहुल नहीं फिट होता है तो क्या ये रजत पाटीदार को खिलाएंगे या क्या इनको खिलाना चाहिए? अब देखिए, ऐसा है कि किसी भी सीरीज के बीच में जब आप विनिंग मोड में हो तब ऐसा कहा जाता है कि टीम को आपको चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रजत पाटीदार के साथ मतलब अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसकी टेक्निक खराब है या गंदा खेल रहा है या उसकी बदकिस्मती है। तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद टेम्पटेड होंगे एक मौका और देने के लिए, तो वो फेयर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि अब पीछे से आपके पास बचता कौन है रजत पाटीदार की जगह लाने के लिए? रजत पाटीदार को अगर आप निकालते हैं टीम से तो फिर आपके पास सीधे सीधे चॉइस है वॉशिंगटन सुंदर की, और वो भी इसलिए क्योंकि केएल राहुल नहीं है। अगर केएल राहुल फिट होता है तो वो तो फिर बिना डाउट के वो सीधे अंदर आता है टीम में। अदरवाइज वॉशिंगटन सुंदर ही चॉइस बचता है। अब वॉशिंगटन सुंदर को ये रजत पाटीदार की जगह खिलाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग अच्छी कर लेता है और फिर आपको एक ऑफ स्पिनर भी मिलता है बॉलिंग करने के लिए। तो अब ये पूरी टीम की कॉल है। 10 दिन का टाइम है, अभी इसके बीच में तो बहुत सारी खबरें आएंगी। अब मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि फिर से अभी ये तो चौथे दिन ही मैच खत्म हो गया, 10 दिन का फिर से गैप है। अब ये जो बाकी जो ये लल्लू पंजू ये जो रोज हर आधे घंटे में एक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, अब ये लोग क्या करेंगे अगले 10 दिन तक? ये कैसे क्या करेंगे? अब इनको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ना तो कोई सनसनीखेज न्यूज है, ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, ना कुछ हो रहा है। अब ये कैसे टाइम पास करेंगे या किस तरह से ये फालतू के टाइम पास करने वाले वीडियो बनाएंगे? अब ये मुझे देखना है। तो क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है हम तो बस मैच के दिन की एनालिसिस करते हैं या ज्यादा से ज्यादा एक प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू तक तो बहुत सारी न्यूज आ चुकी होगी या कुछ पता नहीं क्या, और ऐसा सनसनीखेज हो जाए तो वो हम बात करेंगे अगले मैच के पहले। अगर आपको ये हमारे मैच की कवरेज पसंद आई हो तो लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करिए बिल्कुल, और कमेंट पे लिखिए कि आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा हूं, जैसे हिमांशु पाल कह रहे थे कि आईपीएल की एनालिसिस आपने नहीं की, ऑक्शन की भी एनालिसिस मुझे करनी है, तो मुझे लगता है कि ये 10 दिनों में मैं टाइम निकाल के ये पूरी 10 टीमों की एक एनालिसिस करता हूं और ये वीडियोस फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट मैच के पहले, या फिर उसके पहले अगर कुछ सिग्निफिकेंट हुआ तो फिर बात करेंगे। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।